का नाम है न्यूक्लियाई। बहुत ज्यादा कुछ हम न्यूक्लियस के बारे में जानते नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है न्यूक्लियाई में कि न्यूक्लियस का नाम आया कहां से। तो बहुत समय पहले, ये बात है 16वीं सेंचुरी की। 16th सेंचुरी में हम क्या करते थे, मॉलिक्यूल्स को अलग अलग टर्म से आइडेंटिफाई करते थे, क्योंकि सबसे छोटी चीज क्यों, हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं कि हम जिससे बहुत छोटी चीजों को देख पाए। क्लियर, नेकेड आई से हम बहुत छोटी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। तो जो सबसे छोटी चीजें जब हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे, वो हम कह रहे थे कि ये डिफरेंट कैटेगरी का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक पर। तो जब मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया, 18वीं सेंचुरी की बात आई, जब आए अपने ये लोग आए, क्या बोलते हैं, जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए। 19th सेंचुरी में रदरफोर्ड आ गए। जे थॉमसन के पहले ये थे अपने, क्या नाम है, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आई। तो इन लोगों ने अपने रूट कॉज तक जो ढूंढा, वो ढूंढा एटम की सबसे छोटी, सबसे फंडामेंटल चीज कोई एग्जिस्ट करती है तो उसका नाम है एटम। फिर एटम से भी छोटी चीज ढूंढी जिसका नाम रखा क्या भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में पहुंचे। तो जब न्यूक्लियस की खोज हुई ना, तो हमें हमारी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा करना पड़ा। न्यूक्लियस में हमको दो चीजें मिली, एक मिला न्यूट्रॉन और एक मिला प्रोटॉन। और हमने कहा कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, ये न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं। और ये बंद कैसे रुके नहीं है। जैसे तुम किसी पैकेट को पकड़ के टाइटली बांध दो, तो उस पैकेट के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब उसके अंदर से टाइटली पैक्ड होंगे। क्लियर है ना, यहां टाइटली पैक्ड नहीं है तो टाइटली पैक्ड ही, बहुत ज्यादा डेंस, लेकिन वो ऐसे स्टैटिक स्टेट में नहीं है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्ड है, लेकिन वो वाइब्रेशन भी पैदा कर रहे हैं। तो अब ये हुआ कि अगर इसके अंदर वाइब्रेशन है, जैसे मान लो मैं हूं और मेरे साथ एक को और को बांध के रख दिया गया। क्लियर है, अब हम दोनों में वाइब्रेशनल एनर्जी तभी आएगी ना जब हम इसको तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे अंदर क्या होगी, एनर्जी। क्या होगी, एनर्जी। अरे बात समझ रहे ना। तो उस एनर्जी के लिए हमने न्यूट्रॉन को तोड़ा। तो न्यूट्रॉन को तोड़ के देखा कि उसके अंदर पार्टिकल्स का पेयर है, जिसको बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, क्वार्क पार्टिकल्स। वो 3 के पेयर में होते हैं और अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। ऐसा माना जाता है, हाइपोथेसिस, कि न्यूट्रॉन के अंदर भी एक और चार्ज पार्टिकल है, जिस चार्ज पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कोई देखा है नहीं, किसी ने देखा है नहीं। जब आप पोजीशन देखने जाते हैं तो आपको उसकी रफ्तार का ज्ञान नहीं होता, रफ्तार देखते हैं तो उसके पोजीशन का ज्ञान नहीं होता, और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमको गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है ना, ये एक वाइब्रेशन है। क्लियर है, उस वाइब्रेशन की एनालिसिस हम करते हैं तो हमको उस वाइब्रेशन का पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, जिसका नाम हम क्या रख दिए, इलेक्ट्रॉन। तो जो कन्वेंशनल फिजिक्स है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से अंदर क्वार्क तक जाते जाते सीमित हो जाती है। फिर एक नई फिजिक्स का दौर शुरू होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। मॉडर्न यहां खत्म, पूरी कन्वेंशनल फिजिक्स यहां खत्म। इसके बाद एक नई फिजिक्स शुरू होती है जिस फिजिक्स का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। जैसे गिटार का स्ट्रिंग होता है ना, वैसे ही क्वार्क एक एनर्जी के स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। वो एक प्लेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, वैसे ही वो क्वार्क के पार्टिकल्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। और जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो भी उसी स्ट्रिंग का प्रोड्यूस किया गया एक वाइब्रेशन है, बस वो अलग अलग प्लेन्स में है। बात समझे, ये मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी कहती है, जो आगे चल के स्ट्रिंग थ्योरी का नाम देती है। और फिर इसी स्ट्रिंग थ्योरी से हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि हमारे यूनिवर्स में या हमारे आसपास कितनी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उस एनर्जी का हम भविष्य में कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और उसी एनर्जी के मदद से हम टाइम के फ्रेम को कांस्टेंट रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। इसी स्ट्रिंग थ्योरी ने आगे हमको रखा और बताया कि इतने तरह की सिविलाइजेशन धरती पर एग्जिस्ट या इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। जो जितना मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएगा उसको उतनी ज्यादा एनर्जी का ज्ञान होगा। क्लैरिटी। और स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी एनर्जी है जो जिसको अगर हम यूटिलाइज कर पाए तो हम आर्टिफिशियल वार्म होल्स, आर्टिफिशियल ब्लैक होल्स क्रिएट करके एनर्जी का चैनल बना के एक ही समय पर दो जगह भी प्रेजेंट रह पाएंगे।
एक ही समय पर यहां है, एक ही समय पर कहीं और है। बात समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं टाइम डायमेंशन। तो ये स्ट्रिंग थ्योरी की फिजिक्स अलग है। अभी हम जिस फिजिक्स की बात करने वाले हैं वो बस बेसिक फिजिक्स बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस, सबसे छोटी एनर्जी। क्लियर है? तो हुआ क्या कि भाई बहुत पहले हमको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ी कुछ पता था। पता था? नहीं पता था। हम जैसे जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते चले गए, हमको बहुत ज्यादा एनर्जी का ज्ञान होता चला गया। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में जब हम इनको तोड़ रहे, न्यूट्रॉन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हुआ क्या कि हर बार हमारा सारा गेम ना एक जगह आके अटका, उस जगह का नाम है न्यूट्रल। क्या भाई साहब? न्यूट्रल। नेचर कहता है कि दुनिया में हमने जितनी भी चीज बनाई है वो सब सिमेट्रिक बनाई है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बनाया है तो नेगेटिव चार्ज बनाया है, दोनों मिलके क्या हुए हैं? न्यूट्रल। पहले हमने न्यूट्रल एटम ढूंढा, तो न्यूट्रल एटम में पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर ढूंढा। फिर हमने भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ढूंढा, न्यूट्रॉन ढूंढा। न्यूट्रॉन में हमने देखा कि यार एक अभी प्रोसेस पढ़ोगे तुम लोग, बीटा पॉजिटिव डिके एंड बीटा नेगेटिव डिके। तो उसमें जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो क्या करता है, अपने अंदर से एक नेगेटिव कैरेक्टर खो देता है। बहुत रेयर फिनोमेना है ये बीटा नेगेटिव डीके। जनरली बीटा पॉजिटिव डीके देखने को मिलता है, बीटा नेगेटिव बहुत रेयर फिनोमेना है। उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो अपना एक पॉजिटिव, अपना एक नेगेटिव पार्ट छोड़ देता है, जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। बस उसका पॉजिटिव पार्ट उसके पास रह जाता है और वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन अगर अपनी मर्जी से टूट कर कोई नेगेटिव चार्ज बाहर निकाला है, मतलब उसके पास है तभी तो निकाला है। बात समझे ना? अब वो हमारी कैपेसिटी के बाहर है कि हम उसको तोड़ के उस चार्ज पार्टिकल को देख नहीं पा रहे हैं। क्लियर है ना? वही एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज लाइट पार्टिकल्स की तरह एक पार्टिकल है, फोटोन पार्टिकल्स, जिनका रेस्ट मास कितना है? 0, लेकिन वो अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं। क्लियर है? ये सब बातें हैं, अभी धीरे धीरे इस चैप्टर में अपने को पढ़ने को मिलेंगी। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी भाई साहब? रदरफोर्ड ने। कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना? दूसरी बात, न्यूट्रॉन इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। और उन्होंने न्यूट्रॉन के मास का ज्ञान दिया था कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के। तो 1.674928 इंटू 10 टू द पावर -27, तुमको बस इतने से मतलब है। ठीक है ना? प्रोटॉन की बात करें तो इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। याद कर लेना, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.672623 ये कितना है? 1.674928 बहुत थोड़ा सा स्लाइटली भारी होता है। क्या स्लाइटली भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। अरे बात समझ रहे हैं? स्लाइटली भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। ऐसा इस वजह से माना जाता है कि ये जो स्लाइट वेटेज है ना, वो उस न्यूट्रॉन के अंदर आने वाले एक्स्ट्रा पार्टिकल्स की वजह से। अरे बात समझे? न्यूट्रॉन कैसा निकल गया? न्यूट्रल। कैसा निकला? न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर है, तो वो वही एक्स्ट्रा नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा है। अरे भाई दोनों आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस कर रहे हैं, उनका जो डायमेंशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, फिर भी मास में दोनों के अंतर है। अरे है ना? तो क्यों मास में अंतर है? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। अरे पल्ले पड़ रहा है? तो ये हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा डेटा डेटा वाला खेल है, खेलते रहना है इसको बस। अच्छा, किसी भी एटम को प्रेजेंट करने का तरीका जानते हो? अरे किसी भी एटम को प्रेजेंट करने का तरीका जानते हो? क्या लिखते हैं? एक्स जेड ए, या एक्स जेड ए ऐसे लिखा जाता है। जेड को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ए को क्या बोलते हैं? मास नंबर। ये सब बताने की जरूरत है? अच्छा, एटॉमिक मास लिखते हो तो क्या लिखते हो? किसकी काउंटिंग करते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की करते हैं ना। और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या करते हो? क्या भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, केटीजी में मैंने तुम्हें समझाया था क्या शायद एटम के बारे में? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया था ना कि ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये काउंटिंग है। काउंटिंग इस वजह से है कि एक टर्म होता है जिसका नाम होता है एएमयू। क्या होता है? एएमयू। ये बराबर किसके होता है? किसके बराबर? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। 1 एएमयू किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोटॉन के। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अरे है ना?
तो ये जो काउंटिंग आप लिख रहे हो ना, ये काउंटिंग बेसिकली आप मास मेजर कर रहे हो और लास्ट में क्या लगाते हो, AMU, एटॉमिक मास यूनिट लगाते हैं ना। और जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है उसी के आगे अगर हम ग्राम लगा दें तो क्या वो 1 मोल एटम का मास हो जाता है? इतना केमिस्ट्री तो मैं उम्मीद कर सकता हूं यार, हाँ ठीक है ना। तो 1 AMU को लिखा जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम एंड रेस्ट इन एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में वैसे होते ही हैं क्योंकि वो हाईली स्टेबल होता है। जान रहे हो ना, कार्बन 12 हाईली स्टेबल होता है। जितने भी एटम्स का इलेक्ट्रॉन टू सॉरी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो कितना, 1:1 से लेकर 1.5:1 के बीच में होता है। क्या, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। दे आर हाईली स्टेबल, दे आर हाईली स्टेबल। जिसका किसके किसके बीच में होगा, 1:1 से 1.5:1 इनके बीच में जो लाई करते हैं वो हाईली स्टेबल एटम्स होते हैं। जैसे हीलियम, हीलियम में क्या है, 2He4 ना। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रेशियो 1:1। लिथियम, लिथियम 1:3 ना, 3 प्रोटॉन हो गए ना और न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2। न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2। तो जनरली जैसा मुझे थोड़ा थोड़ा जितना केमिस्ट्री याद आ रहा है कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। ऐसा है क्या? जैसे जो हल्के पार्टिकल्स हैं, जो जैसे पीरियोडिक टेबल जब शुरू होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन इन सब में चलते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं। अरे ठीक है ना, यही है ना। तो अगर प्रपोर्शन गड़बड़ाया तो दोनों अनस्टेबल होंगे। क्लियर है? इसी अनस्टेबिलिटी के बिहाफ पर हम दो टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। जब दो हल्के न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, ये दोनों जुड़ते हैं तो एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं जिसका नाम है हीलियम न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसे ही एक फिनोमेना होता है कि जब कोई बल्कि न्यूक्लियस, जैसे यूरेनियम को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं ना, वो इतना भारी होता है कि वो उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है वो टूट जाता है। क्लियर है? जब उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है तो जो यूरेनियम हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो यूरेनियम 235 होता है। क्या होता है? यूरेनियम 235। उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 236 में और वो हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से वो टूट जाता है। तो अलग अलग टूट के अलग अलग एलिमेंट्स देता है, कभी बेरियम और क्रिप्टॉन देता है, कभी अलग 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 मेटल्स देता है। तो मेटल्स देने का कारण यह है कि मेटल्स जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, साथ में कुछ ज्यादा अमाउंट की एनर्जी लिबरेट करता है। दोनों एनर्जी लिबरेट करेंगे। जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के क्या बनेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस, या जब दो बड़े बड़े न्यूक्लियस टूट के क्या बनेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के क्या बनेगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, तब भी वो एनर्जी देगा। क्योंकि न्यूक्लियस का कैरेक्टर ही यही है कि वो अपने आप को किसी के साथ तभी जोड़ेगा जब उसको लगेगा कि इससे जुड़ने के बाद मैं और स्टेबल हो जाऊं। अरे क्लैरिटी है? ठीक है। तो अभी आगे आएगा। ये तो बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया एटम के बारे में। एटम के बारे में ये छोटी छोटी कहानी है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अरे पढ़ चुके हैं ना, अभी तो पढ़े हैं ना। तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमें जहां से अपना चैप्टर स्टार्ट करना है वो बेसिकली क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के मेथड से सबसे पहले रदरफोर्ड ने ढूंढा था और एक कांस्टेंट दिया था R=R0 a⁻1/3। और इस R0 की वैल्यू कितनी, 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अरे क्लियर? 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर विच इज एन एम्पेरिकल कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है। जैसे 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 आप ए बढ़ाएंगे क्या आपका रेडियस बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस का रेडियस बढ़ेगा। तो यहां से हमने कहा अच्छा तो एक काम करो जरा डेंसिटी के बारे में ज्ञान दो। तो किसके बारे में भाई साहब? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस का ज्ञान है, न्यूक्लियस का शेप कैसा है भाई? स्फेरिकल है ना। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सोचो डेंसिटी, मास कितना,
मान लो अगर हमारे पास कोई एटम है XZA, इसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो मास कितना, मास कितना, AMU ना, अपने को केजी में चाहिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जब फर्दर सिंप्लीफाई किया तो a इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 3 ऊपर चला गया, 4 पाई यहीं रहा, और r³ को हम लिख सकते हैं a इंटू r0⁻3। बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और देख लो भाई, r का वैल्यू कितना है, r0 a⁻1/3 क्यूब किए तो a⁻1/3 क्या a हो गया, और r0 क्या हो गया r³। क्या a से a कट जाएगा, और सब देखो सब कांस्टेंट बचा है कि नहीं, सब कांस्टेंट बचा है ना। जब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमको डेंसिटी कितनी मिलती है भाई, 2.3 जो भी चलता हो, अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर की साइड का एक क्यूब का बॉक्स बनाया जाए और उसके अंदर न्यूक्लियस भर दिया जाए, तो उसका मास कितना होगा, 2.2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द डेंस मटीरियल इन कन्वेंशनल फिजिक्स दैट वी नो। हमारी जो कैलकुलेशन वाली फिजिक्स है उसमें जितना हम जानते हैं, वो सबसे डेंस मटेरियल अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, न्यूक्लियस। अरे क्लियर, बात समझ रहे हैं। और अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 टाइम्स ज्यादा डेंसिटी होती है, ऐसा माना जाता है ब्लैक होल्स की, इससे ज्यादा डेंस होते हैं ब्लैक होल्स। तो सोचिए उनका मास कितना ज्यादा होता होगा, और इतना ज्यादा मास तो इतनी ज्यादा एनर्जी, और इतनी ज्यादा एनर्जी अपने साथ जोड़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कि उनके पास से पास करने वाले फोटोन को भी वो मोड़ दे रहे हैं। क्लैरिटी है ना, उनके ऊपर भी ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस ले आ देते हैं। इसी को बोलते हैं बेसिकली डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, हाँ लिखेंगे, ये लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डाल दीजिए, पहले यहां से डालिए। ये तो एक पेज छोड़ दीजिएगा, ये बेसिक बेसिक थ्योरी लिख लीजिएगा उसमें, उसके बाद एक पेज छोड़ के लिखना स्टार्ट करिए, बस एक पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए साइज ऑफ न्यूक्लियस। लिखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस, R इक्वल्स टू R0 a⁻1/3। R0 इज द एम्पेरिकल कांस्टेंट। कहा भाई लो, कहा है पन्ना पलटा था, एक पन्ना छोड़ के लिखेगा, लिखो जल्दी यार, टाइम ना लगाओ। लिखो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, R इक्वल्स टू R0 a⁻1/3। मतलब है सस्ता चैप्टर, आसान। इसमें जो मेजर पार्ट था वो रेडियो एक्टिविटी था, वो हटा दिया है, बट अल्फा बीटा गामा डी के पढ़ लेंगे अपन, पढ़ लेंगे, बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे। हाफ लाइफ छोड़ देंगे, पढ़ा दूंगा वो भी, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं, अभी थोड़ा सिलेबस खत्म करते हैं। जितनी भी चीजें सिलेबस के बाहर की हैं, एट द एंड ऑफ द टाइम सब जाके पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक एक चीज उठाएंगे, एक एक दिन में कवर करके, 4-5 दिन में कवर करके खत्म कर देंगे। बस अभी कोशिश ये है कि भैया लास्ट तक सिलेबस खत्म हो जाए, जल्दी फरवरी तक सिलेबस खत्म हो जाए। हाँ, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के साथ, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में कुछ है नहीं यार, दो चीजें हैं केवल, एक वर्नियर कैलिपर, एक स्क्रू गेज, और रेजोनेंस ट्यूब व्यूब सब है उसी में, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में। तो यहीं से सवाल बन के आएगा, कुछ थोड़ी आएगा। हाँ नहीं यार, कुछ नहीं यार, क्या बिना मतलब टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, पोटेंशियोमीटर हट गया भाई। चले आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मित्र, जल्दी करो। साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। खूब सवाल पूछता है इसी दोनों फॉर्मूले से, साइज ऑफ न्यूक्लियस और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो कांस्टेंट ही रहता है। चले आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, यस सर। चलिए सर, देखिए मित्र इधर ध्यान दो, डेंसिटी हो गया, रुके रहे कि चलें, आगे बढ़े ना, हो बढ़ा जाए ना। चलिए आइए देखिए, ये सवाल देखिए, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज,
अरे ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस। अबे डेंसिटी तो सबका सेम ही रहेगा ना यार, 10⁻17। AIPMT 2006। द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम आर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताओ। The radius of germanium nucleus is measured to be twice that of radius of 4Be9. The number of nucleons in germanium are कितना हो, कितना, 72। तो ठीक है, 72 74 जो आज है सब सही है, रेशियो ही तो करना है। नहीं समझ पा रहे हो कैसे अप्रोच करें, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, सोचो। अभी एक फॉर्मूला पढ़े हो, रेडियस का क्या फॉर्मूला पढ़े हो, R इक्वल्स टू R0 A की पावर 1/3। ए को क्या बोलते हो, ए को क्या बोलते हो, एटॉमिक, एटॉमिक मास ना, या मास नंबर ना, क्या है ये। इसको जब एक्सपेंड करके बेसिक लेवल पे ए के बारे में क्या पढ़े हो, ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। ऐसे थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ो ना यार, क्या ऐसे कर रहे हो यार तुम लोग यार। न्यूक्लियॉन का मतलब है कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे वही तो ए होगा, वही तो ए होगा। तो अल्टीमेटली तुमसे ए ही तो पूछा है भाई, क्या पूछा है, ए। तो ए का वैल्यू बताओ। कह रहा है कि जर्मेनियम का जो रेडियस है ना वो 2R है। जर्मेनियम का रेडियस कितना है, 2R है। किसके कंपैरिजन में, बेरिलियम के। तो जर्मेनियम का ए कितना है अपने को पता नहीं है, तो क्या लिखोगे, ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, इसका तो ए पता है ना, क्या है भाई, 9 की पावर 1/3। अरे आया कि नहीं आया, यही तो करना था। क्या आर से आर कट गया, तो A/9 बराबर 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 9 8 72। तो ए बराबर कितना आ गया, 72। AIPMT 2006। अरे ऐसे नल्ला बने बैठे मत बनो यार तुम लोग यार, दादाज आगे बढ़े, समझ आया। हाँ भाई पल्ले पड़ा, अगला सवाल लो, बनाओ, ये बनाओ। क्या रहा, इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 27 Al is 36 Fermi, aluminium, the वही 3.6 Fermi, approximate nuclear radius of 64 Cu in Fermi is, क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 27 का मतलब क्या दिया हुआ है, 27 का मतलब क्या दिया हुआ है, ए। 64 का मतलब क्या दिया हुआ है, ए। क्या दोनों का ए दिया हुआ है, कौन सा होगा, 4.8, 4.8 पक्का जी। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 4 चौक को 16, 3/4, 4/32, 4 9 36, 4 9 36। हाँ 4.8 आ रहा है, 3.6 आ रहा है, 4.8। हाँ ठीक ठीक ठीक, 4.8 सही है। 4.8 क्या लिखोगे, पहले किसका लिखे, एल्यूमिनियम का लिख ले। आर ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन आर ऑफ कॉपर इक्वल्स टू कितना, अरे दोनों का R0 तो R0 कट जाएगा, तो 27/64 की पावर 1/3। क्लियर। किसका रेडियस पता है अपने को, एल्यूमिनियम का पता है कितना, 3.6 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, 3/4, तो क्या 4/3 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अब भैया गणित ना आए ना तो फिर तो ढूंढने वाली बात है। RCU 3 से 12 दूना 24, 12 हैं 36, तो RCU बराबर कितना, 4.8 फर्मी। अरे आया, 4.8 फर्मी। अगला सवाल, नीट 2022। A nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively. इन दोनों के रेडियस का रेशियो बताना है, 5:4। नहीं आया, आ नहीं रहा है ना, मैं कितना आसान भजन नहीं गा पा रहे हो तुम लोग। R1/R2 बराबर क्या, A1/A2 की पावर 1/3। देख 125 का कितना होगा, 50 में 25 बचे 125,
5/4 की पावर 3 की पावर 1/3 कट जाएगा, कितना? 5/4 सी। ठीक है। अगला सवाल, अगला हिस्सा क्या भाई? मास डिफेक्ट। ये समझना है हुआ क्या, किसी भी एटम के मास को हम लोगों ने दो तरह से ऑब्जर्व किया। एक को बोलते हैं थ्योरेटिकल मास और एक को बोलते हैं प्रैक्टिकल मास। ठीक है ना? दो तरह के मास एग्जिस्ट किए, एक थ्योरेटिकल मास और एक प्रैक्टिकल मास। जैसे हम जब लिखते हैं एक्स जेड ए, क्या लिखते हैं? एक्स जेड ए। तो ए क्या है? ए क्या है? मास ऑफ नंबर ऑफ, बोलो बोलो बोलो, ए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सुनना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सोचो, क्या हमको एक प्रोटॉन का मास पता है? अरे पता है ना, अरे पता है ना। क्या हमको एक न्यूट्रॉन का मास पता है? तो अगर मैं थ्योरेटिकल मास लिखूं तो मुझे थ्योरेटिकल मास क्या लिख लेना चाहिए? ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। सिंपल, लिख देना चाहिए कि नहीं? लिख देना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, हम कह रहे हैं थ्योरेटिकल मास। थ्योरेटिकल मास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? कितने नंबर ऑफ है? ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सोचो, या ऐसे लिख सकते हैं, सोचो और एक्यूरेट जाएं तो क्या ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये लिख सकते हैं क्या? थ्योरेटिकल मास। अब मोर एक्यूरेट। अरे क्लियर है क्या? लेकिन जब हम मास का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, जब हमने लिखा प्रैक्टिकल मास, ये जो मास था, मान लो अगर हम कहें कि एक्स जेड ए है, या जनरल हम किसी की बात कर लें, हम किसकी बात कर लें, मान लो हीलियम की बात कर लें, 2He4। क्या बात कर लें? 2He4। तो न्यूक्लियस का मास, एटम के मास में जनरली किसका मास होता है? न्यूक्लियस का मास। जो तुम 4 AMU लिख रहे हो, ये उसका एक्चुअल मास नहीं है, ये उसका कौन सा मास है? थ्योरेटिकल मास। कौन सा मास है? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो हमने दो प्रोटॉन का मास निकाला, दो न्यूट्रॉन का मास निकाला और दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो जो हमें मास मिला, उस मास को हमने क्या बोल दिया? दिस इज द मास ऑफ हीलियम एटम। क्या बात तो यही होनी चाहिए। लेकिन देखा यह गया कि जब न्यूक्लियस का मास आप वे कर रहे हो, तो न्यूक्लियस का मास क्या भाई? जिस भी एटम का हम मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, Mn, किस एटम का निकाले हैं? किस एटम का निकाले हैं? बोलिए, एक्स जेड ए का ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ किसका? एक्स जेड ए। अरे क्लियर है? वो इससे कम आया, इससे कम आया। थ्योरेटिकल मास ज्यादा और प्रैक्टिकल मास कम। कुछ मास कम हो गया, जो मास कम हुआ उसी मास को बोलते हैं मास डिफेक्ट। डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या? डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या भाई? कौन सा मास माइनस? थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मास माइनस, माइनस कौन सा मास? थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास। अरे क्लियर है? थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास। तो क्या लिखे? थ्योरेटिकल मास क्या लिखे? ए माइनस जेड एम एन प्लस जेड एम पी प्लस जेड एम पी माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, ये कहलाया मास डिफेक्ट। तो ये जो मास की कमी आई, ये कहां गई? तो कहा गया कि बिग बैंग जब हुआ होगा कभी बहुत पहले, तो वहां पर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स थे। कौन था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वो अलग अलग न्यूक्लियॉन्स थे। तो अलग अलग न्यूक्लियॉन्स जुड़ के अगर एक न्यूक्लियस बनाए हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल किए होंगे कि अनस्टेबल? स्टेबल किए होंगे ना। तो स्टेबल किए होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज किए होंगे, कुछ एनर्जी रिलीज किए होंगे। अरे भाई, अगर मान लो तुम स्पेस क्राफ्ट से नीचे गिर रहे हो, धरती मैया आप गिर रहे हो, क्यों गिर रहे हो? मान लो तुम छत से कूदे, नीचे ही क्यों गिरे, ऊपर क्यों नहीं चले गए? ग्रेविटेशनल पुल। वो ग्रेविटेशनल पुल तुम्हारी एनर्जी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है? बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? घटा रहा है। तुम्हारी एनर्जी को घटा रहा है। अरे बात समझे ना?
तो हो क्या रहा है कि हमारी टेंडेंसी है नीचे जाने की, क्योंकि हम नीचे जाएंगे तो हम और स्टेबल हो जाएंगे। अरे बात समझे कि नहीं? दो न्यूक्लियॉन्स थे, वो जुड़ के अगर एक न्यूक्लियस बनाए हैं तो क्या वो स्टेबल हुए होंगे? और स्टेबल आप कब होंगे? जब आप एनर्जी लेंगे या जब आप एनर्जी देंगे। तो हमने कुछ एनर्जी रिलीज की। अरे बात समझ रहे हैं? तो वो एनर्जी कहां से आई? जितने मास की कमी हुई वही मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। वही एनर्जी रिलीज हुई है, इसकी वजह से वो दोनों जुड़ गए। अरे क्लैरिटी है ना? तो सोचिए, उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है ना? आइंस्टाइन का एक इक्वेशन था, E बराबर, अभी इस पर आएंगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इन्होंने कहा कि जो मास घटा है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी में। एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हुआ है ना? अरे क्लैरिटी है ना? बात समझ रहे हैं? तो ए माइनस जेड एम एन प्लस जेड एम पी माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। हमने सोचा अगर इसको अगर अपन एटम के मास में कन्वर्ट कर दें तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो एटम के मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे भाई? डेल्टा एम बराबर, बोलो बोलो बोलो, ए माइनस जेड एम एन प्लस जेड एम पी माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसमें अगर हम कहें कि जेड एम ई जोड़ दे रहे हैं और जेड एम ई घटा दे रहे हैं। अरे नहीं आया? अरे आया? वैसे अपना इतने से काम चल जाता है, इसी से हो जाता है, बट ये थोड़ा सा एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो डेल्टा एम बराबर क्या? बोलो। ए एम पी माइनस क्या भाई? यहां क्या है? माइनस जेड एम पी। अरे जेड एम एन, सॉरी उल्टा लिख दे, ये एम एन है ना? एम एन है, एम एन है। तो ये क्या होगा? ए एम एन माइनस जेड एम एन, और यहां पे क्या? प्लस जेड एम पी प्लस जेड एम ई। यहां प्लस जेड एम ई है। एक बार घटाए और एक बार जोड़े हैं, घटाएंगे जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वाला जो जेड एम ई था ना, उसको हम यहां लिख लिए। अरे क्लियर है? और इसको क्या लिख ले? एम एन माइनस कॉमन कर लिए, तो क्या हम लिख सकते हैं? मास ऑफ एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई, माइनस कॉमन कर लिए, न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दिए तो एटम का मास हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? अब सोच, यहां पे यहां से जेड एम पी और जेड एम ई दिख रहा है, तो हम यहां से इसको ऐसे ही रहने दें, ए माइनस जेड एम एन ही रहने दें। और यहां वाले को अगर हम यहां से जेड कॉमन कर लें, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? किस में होता है? हाइड्रोजन में ना? तो इसको क्या लिख सकता है? 1H1 माइनस ऑफ एम एक्स। कई बार तुमको डेल्टा एम का एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में भी देखने को मिल जाएगा, एटम के फॉर्मेट में, मास ऑफ एटम के फॉर्मेट में। समझ आए? तो कुछ करते नहीं है, वही जेड और जेड को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो न्यूक्लियस के मास में से जेड घटाएं और जेड जोड़े हैं। इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन कर दिए तो न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास क्या एटम का मास हो जाएगा? अरे आना तो बोलो यार, कितनी सस्ती बात है भाई। ये ऊपर वाली लाइन समझ आई? ऊपर वाली लाइन क्या है? ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेड मास ऑफ प्रोटॉन। कौन सा मास है ये, थ्योरेटिकल की प्रैक्टिकल? कौन सा मास है? थ्योरेटिकल। कौन सा मास है? थ्योरेटिकल। ये कौन सा मास है? प्रैक्टिकल। कौन सा मास ज्यादा था? थ्योरेटिकल ज्यादा था। थ्योरेटिकल ज्यादा था किससे? प्रैक्टिकल से। तो जब कंबाइन होकर इनका मास कम हुआ तो हमने क्या माना? जो मास घटा वो कहां गया? एनर्जी के फॉर्म में। न्यूक्लियस के पास है वो एनर्जी की न्यूक्लियस ने रिलीज कर दी? न्यूक्लियस ने रिलीज कर दी। न्यूक्लियस के पास एनर्जी रहती तो स्टेबल रहता कि अनस्टेबल रहता? अनस्टेबल। तो उसने वो एनर्जी छोड़ दी। जो एनर्जी उसने छोड़ी किसके लिए? उन न्यूक्लियॉन्स को बांधने के लिए। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अरे क्लियर है? कई बार हमको ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि उतनी एनर्जी लगी है उन न्यूक्लियॉन्स को बांधने में। नहीं, उतनी एनर्जी लगी नहीं है, बंधे अपने आप हैं। अरे क्लियर है क्या? और इतना मजबूत बंधन अपने आप ही होगा भाई, वैसे तो डाइवोर्स हो जाता है। अरे बात समझे कि नहीं? हाँ।
तो एनर्जी रिलीज हुई ना, एनर्जी रिलीज हुई, बाइंडिंग एनर्जी वो रिलीज्ड एनर्जी है, लिखिए, नोट करिए इसको। फिर इस पर आते हैं, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर पर आते हैं, ये हो गया मास डिफेक्ट। कल कितनी तारीख है? 24 है ना? कोई बात नहीं, 25 को क्रिसमस है, क्लास तो है ही है, छुट्टी तो है नहीं, छुट्टी नहीं है, 25 को कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए यार। अच्छी बात है कि ठंडी नहीं पड़ रही है पटना में, ठंड नहीं पड़ रही है, एकदम ठंड नहीं पड़ रही यार। यहाँ जनवरी में पड़ता है, हैं? दुनिया की ठंडी खत्म हो रही होती तो यहाँ ठंडी पड़ रही होती है, सब उल्टे चल रहा है। मतलब गाँव में, हमारे गाँव में, कल मैं गाँव पे बात कर रहा था, ये हालत है कि टेम्परेचर ऐसा है कि माइनस में चल रहा है, फीलिंग ऐसी है कि -डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का फीलिंग है। यही बस्ती, गोरखपुर, इतनी ठंड पड़ रही है, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री, धूप ही नहीं निकली है 3 दिन से, और उसमें बारिश। दिल्ली में भी बहुत ठंड पड़ रही है। एक्चुअली यहाँ ठंड ना पड़ने का कारण है गंगा मैया, नदी। किसी भी कोस्टल एरियाज में जनरली ठंड नहीं पड़ती है। हाँ, जनवरी में पड़ेगा, गलन वलन तो इतनी तो नहीं लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, जो भी हो गया भाई। अरे मास डिफेक्ट हो गया, जल्दी करो, बहुत सवाल बनाना है भाई आज। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, चैप्टर खत्म। उसके बाद स्टार्ट होगा सेमीकंडक्टर्स। बहुत बोरिंग चैप्टर लगता है मुझे सेमीकंडक्टर्स। हाँ, नहीं, जब वो था ना, जब अपना ट्रांजिस्टर था तब तो इंटरेस्टिंग था भाई। ट्रांजिस्टर हटने से बोरिंग हो गया है, खाली वही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन पढ़ते रहो। लॉजिक गेट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है इन सब चीजों से, लॉजिक गेट्स तो अलग ही है, तो गणित है वो तो। अरे हो गया हो, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। रूल्स टू बी फॉलोड, strict silence, decorum and discipline must be maintained. Wi-Fi is available for the students. हाँ, यूनिवर्सली होता है सब, हर जगह होता है यार, जहां तुम लोग रहोगे हर जगह यही होगा। अरे हो गया हो, हाँ भाई, चलें आगे बढ़े। आगे चल रहे हैं भाई, हो गया, नोट हो गया ना, धीरे लिखते हो भाई तुम लोग। चले, देखो, नेक्स्ट वन इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग formation of nucleus due to recombination of nucleons is known as बाइंडिंग एनर्जी। देख भाई, ओ हीरो, बस आपस में नहीं बताएंगे। E बराबर हो गया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ये एनर्जी किस में हो गई? ये एनर्जी किस में हो गई? जूल में। एनर्जी किस में हो गई? जूल में। लेकिन जूल बड़ी यूनिट है, अपने को यूनिट किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने कहा E बराबर सर डेल्टा एम, ये मास किस में है? केजी में। किस में है? केजी में। अपने को किस में चाहिए? एएमयू में।
केजी में है, किसमें चाहिए, एएमयू। अरे क्लियर है ना, तो क्या करोगे, चलो पहले सी का वैल्यू बताओ कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इसका स्क्वायर कर दोगे और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अरे हो गया, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एम किसमें था, केजी में, रखना किसमें, एएमयू में, किसमें रखना है, एएमयू में। तो एक एमयू में कितना केजी होता है, क्या करोगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। यहां हो गया डेल्टा एम, इसको लिख लिया 3 × 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6.25 डिवाइडेड बाई 1.67 डिवाइडेड बाई 1.67, क्लियर, इंटू 10⁻⁻27। और यहां कितना, यहां कितना, 10 की पावर 8×2 = 16 प्लस 18 माइनस 27 कितना होगा, 18 16 18 16 34, 34 में 27 जाएगा 7, अरे 7, हाँ। इन सबको पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब मिलता है। अरे क्लियर है, ई बराबर कितना, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, रट लेना इसको एज इट इज जैसे है, ठीक, इसी रिजल्ट से अपने को मतलब है। यही एनर्जी क्या कहलाती है, यही एनर्जी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स जुड़कर एक ऑब्जेक्ट बनते हैं और स्टेबल होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। जब कोई दो ऑब्जेक्ट या जब कोई एक ऑब्जेक्ट टूट के दो स्टेबल ऑब्जेक्ट बनते हैं, हाँ प्लस होगा 1.67 इंटू 10⁻, अरे हाँ गलती हो गया, सॉरी सॉरी, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही वाला गलत हो रहा था जैसे कल कर रहे थे। डेल्टा एम का वैल्यू कितना है, अरे ये डेल्टा एम है किसमें, केजी में, इसको रखना किसमें है, एएमयू में, रखना किसमें है, एएमयू में। तो एएमयू को केजी में कन्वर्ट करना है क्या, सोचो क्या करोगे, डेल्टा एम को तुमको रखना है किसमें, एएमयू में, कितना केजी होगा उसमें, डेल्टा एम हमको रखना है एएमयू में, तो उसमें कितना केजी होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक, हाँ 3 × कितना 9 इंटू 10⁻8×2 = 16 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9, रिजल्ट याद है आपने, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अरे क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी कितना आ गया, 931.5 डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को क्या सोचना है, इस पूरे बाइंडिंग एनर्जी को बस एक ही जगह घुमाना है, और वो जगह क्या है कि जब भी दो चीजें टूटकर, कोई एक चीज टूटकर दो स्टेबल बनेगी तब भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर है। और जब दो चीज जुड़ के एक कोई स्टेबल न्यूक्लियस बनाएगी, जनरली न्यूक्लियस का ही खेल है, न्यूक्लियस का ही खेल है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम बहुत बल्कि है, अगर वो टूटा तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनाया तो वो स्टेबल हुआ, तो सोचिए मास बढ़ा होगा कि घटा होगा, एनर्जी रिलीज हुई है ना, एनर्जी रिलीज हुई है तो मास घटा है। अरे क्लियर है, तो जो मास डिफेक्ट आया है वो कितना, डेल्टा एम, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी बात, अगर एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है दूसरा हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, दोनों जुड़ के अगर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाए हैं तो पहले दोनों भारी थे, जुड़कर दोनों हल्के हुए हैं, दोनों का जो इंडिविजुअल मास का सम था वो ज्यादा था, और जब जुड़ गए तो मास कम हो गया, जो मास कम हुआ है वही उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है, पक्का जी, चलिए अब सोचिए, हम कहे
कि दो न्यूक्लियॉन्स मिलके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट किए हैं। दो न्यूक्लियॉन्स मिलके कितना एनर्जी एमिट किए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 4 न्यूक्लियॉन्स मिलके 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 न्यूक्लियॉन्स मिलके कितना? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट किए हैं। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला। क्यों 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 क्यों? क्या उसने, दो न्यूक्लियॉन्स थे, अलग अलग थे, ये दोनों जुड़ के अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियस बनाए हैं, तो इन्होंने जो एनर्जी एमिट की है वो कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? जब हम कह रहे हैं कि अब 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, इन लोगों ने जुड़ के 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट की है, कौन ज्यादा एमिट किया है? पहला वाला? पहला वाला कि दूसरा वाला? ज्यादा एनर्जी कौन एमिट किया है? दूसरा वाला। ज्यादा तो दूसरा वाला किया है ना, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि पहला वाला 5 एमिट करने के लिए 2 ही की जरूरत पड़ी, मतलब एक इंडिविजुअल ने कितना एमिट किया? 2.5। स्टेबिलिटी तो एक इंडिविजुअल की है ना। जब मैं स्टेबल होऊंगा तो मैं जिसके साथ जुड़ूंगा मैं उसको और स्टेबल करूंगा। अरे बात समझ पा रहे हैं ना? यही इतनी छोटी सी स्टोरी, आराम से समझ लीजिए, सुन लीजिए, कभी कोई डाउट नहीं होगा। कि मैं, दो न्यूक्लियॉन था, एक मैं था एक मेरा दोस्त था, हम दोनों ने मिलके एनर्जी स्टेबल की, या इसको उल्टा समझो, हम दोनों ने मिलके 5 लाख रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 5 लाख रुपए। क्लियर? जो हम कमा रहे हैं वो न्यूक्लियस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। और 4 दोस्त और थे हमारे पैरेलल, 4 का ग्रुप था, उन लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर 8 लाख रुपए कमाए। इंडिविजुअल वेल्थ किसकी ज्यादा है? हम दोनों की। अरे क्लियर है ना? तो हम दोनों ज्यादा स्टेबल हैं। यहां उल्टा, जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा पर न्यूक्लियॉन। इंडिविजुअल के पास कितना एनर्जी आ रहा है, वो एनर्जी उनके पास है नहीं, वो एनर्जी उन्होंने रिलीज की है इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। हम कई बार इसको ऐसे सोच बैठते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो हमारे पास है, जो न्यूक्लियस के पास है। वो न्यूक्लियस के पास है नहीं, वो न्यूक्लियस ने एनर्जी रिलीज कर दी है जब वो फॉर्म हुआ है। अरे बात समझे हैं कि नहीं? सोच लीजिए भैया, कोई डाउट आउट हो तो हाथ खड़ा करके पूछ लीजिएगा, मास्टर पल्ले नहीं पड़ा। समझ पा रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस नहीं, रिलीज्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस फॉर इट्स फॉर्मेशन। क्लैरिटी है? तो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या देखना चाहिए? कितना बाइंडिंग एनर्जी मिला, न्यूक्लियस ने कितना एनर्जी दिया, या उस न्यूक्लियस के इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन ने कितना एनर्जी दिया? इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन ने कितना एनर्जी दिया। अरे क्लैरिटी है? 100 लोग मिलके 1 लाख रुपया कमाए, और यहां 4 लोग मिलके 1 लाख रुपया कमा लिए, कौन ज्यादा स्टेबल है? 4 वाला। अरे क्लैरिटी है ना? और 100 लोग मिलके 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, एक इंडिविजुअल पे कितना आया? 50,000 है। 1 लाख 10,000 कितना आया? 10,000 कितना आया? 10,000। और 10 लोग मिलके 1 लाख कमा रहे हैं, तब भी 10,000, तब भी 10,000। तो भाई एनर्जी तो एक की ज्यादा थी एक की कम थी, लेकिन स्टेबिलिटी दोनों की बराबर। क्लैरिटी है ना? तो हम क्या देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या बाइंडिंग एनर्जी? तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस is defined by, is defined by बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और बाइंडिंग एनर्जी, जल्दी बोलो, बाइंडिंग एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉट बाय, बट नॉट बाय बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एक कारण ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन करने का। दूसरा, एक और बात पढ़ाए थे अभी शुरुआत में, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा? रेशियो वाली बात बताए थे। जिस न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो किसके बीच में होगा? 1:1 से लेकर 1.5:1 के बीच में होगा, these nucleus will be stable, these nucleus will be more stable। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है?
सबसे स्टेबल न्यूक्लियस, बक हाइड्रोजन का कहां यार, हीलियम का कहां, नहीं आयरन का। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है आयरन का। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.7, 8.8 ऐसे अलग अलग लिखा जाता है। हाँ 8.7, 8.8 भी कहीं, 8.8 कहीं, 8.7 ऐसे लिखा रहता है। अरे बात समझे? तो होता क्या है कि जो हल्के न्यूक्लियस होते हैं वो जुड़ के क्या बनना चाहते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस। और जो बड़ा न्यूक्लियस है वो टूट के क्या बनना चाहता है, छोटे न्यूक्लियस। दोनों प्रोसेस में क्या एनर्जी लिबरेट होगी? अरे होगी ना, क्यों? दोनों दोनों ऐसा क्यों करना चाहते हैं, उनकी मजबूरी थोड़ी है। अरे बात समझ रहे हो ना? स्टेबिलिटी के कारण। जब ज्यादा स्टेबल होंगे तो मास बढ़ेगा कि घटेगा? ज्यादा स्टेबल होंगे तो मास मास घटेगा। अरे पहले जो मास था उसके कंपैरिजन में मास घट जाता है भाई। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस दो टर्म पे डिफाइन होगा, एक क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और दूसरा क्या, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, अब सुनिएगा, ये है आपके पास एक कर्व जिसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। मास नंबर के साथ कैसे बाइंडिंग एनर्जी वेरी करती है। अरे क्लियर? तो देखिए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ पार्टिकल न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा आयरन का होता है, सबसे ज्यादा आयरन का होता है। क्या होता है भैया? आयरन का है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। ये जो है ये यील्ड न्यूक्लियर फिजन का मतलब समझ रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का, कि यहां वाले न्यूक्लियस हल्के हैं, यहां वाले न्यूक्लियस हल्के हैं, ये अनस्टेबल हैं, ये जुड़कर इनकी भी टेंडेंसी यहां जाने की है और इनकी भी टेंडेंसी यहां जाने की है। क्यों? क्योंकि जब इस रीजन में रहेंगे तो अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से ज्यादा है। 8 से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? गड़बड़ाएंगे तो नहीं, ये उन न्यूक्लियस के पास एनर्जी नहीं है, ये उन न्यूक्लियस ने एनर्जी दी है, एनर्जी रिलीज की है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। अरे बात समझे? और जब एनर्जी रिलीज कर दी है भाई साहब तो वो स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि जिसके पास एनर्जी होगी वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा। रिलेट कर पा रहे हैं? तो हुआ क्या, इधर वाले जो न्यूक्लियॉन्स थे, इधर वाले जो न्यूक्लियस थे, ये बहुत भारी न्यूक्लियस थे, इनके पास बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा थी। मतलब अगर इनके पास, इनकी कमाई 1 लाख रुपए की है, इनकी कमाई अगर 1 लाख रुपए की है तो इनको खाने वाले 100 लोग हैं। अरे बात समझ रहे हो ना? तो ये क्या सोच रहे हैं कि ऐसा करो, अपनी कमाई थोड़ी कम कर लो, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे खाने वालों को कम करो। अरे बात समझे कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को तोड़ लिया। अरे क्लैरिटी है ना? यहां पर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है भाई। ये तुम जो कैलकुलेट कर रहे हो, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी आ रही। घर की कमाई है 1 लाख रुपया महीने का, और खाने वाले लोग बैठे हैं 100 लोग, 1-1 हजार रुपया आ रहा है महीने का। तो दुख तो रहेगा ना जीवन में, तो क्या चाहेगा? तो उसमें एक होगी जिसका जिसका पति कमा रहा होगा, वो क्या कहेगी, "साले, तुम ही खिलाओ सबको, सबका पेट भरो, 1 ही 1000 रुपया क्रेडिट पे आ रहा है, अलग हो।" तो क्या होगा, सबका ठीका लिए हो, अपने बच्चे फोकस करो, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। चाचा के बच्चे के ठेका लिए हो, चलो वह घर में कलेश हुआ, सब टूट के अलग। वही हाल यहां भी है। भौतिक जीवन और इनके जीवन में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, सब वही चाह रहे हैं। वही इन्हीं से सीखे हैं। अरे भाई नेचर ने ये हमको सिखा के भेजा है, जो इनको सिखाया वही हमें भी सिखाया है। जो यहां पर है इनके पास कंपेरेटिवली, उनके कंपेरेटिवली इनके पास बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेकिन इनके खाने वाले भी कम है। अरे क्लियर है ना? तो ये सोचे और कम कर लेते हैं अपने खाने वालों को, तब और स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, और एनर्जी रिलीज करी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपना और बढ़ाया। सबकी टेंडेंसी है कि मैक्सिमम कितना कर पाए, तो मैक्सिमम कितना है
आयरन का कितना है 8.8, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। क्लियर है ना? तो सब इसी की रेंज में जाने की कोशिश करते हैं। जो यहां होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करते हैं, वो जुड़ते हैं, और जो यहां हैवी न्यूक्लियाइज होती हैं वो टूटती हैं, वो न्यूक्लियर फिजन देती हैं। अरे क्लियर है? तो बेसिकली ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके आता है और उसमें 2-3 मार्क लगा देता है और फिर पूछता है कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, ठीक है ना? या उसमें फ्यूजन और फिजन की कहानी दे देता है। अभी सवाल आपके आंखों के सामने आएगा। जैसे पहला सवाल कह रहा है why 2He4 nucleus is more stable than 3Li4 nucleus. पहला, the stronger nuclear force is larger when the neutron to proton ratio is high. दूसरा कह रहा है द लॉ ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स फॉरबिड अ न्यूक्लियस फॉर कंटेनिंग मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन. फोर्स अदर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेक द लिथियम न्यूक्लियस लेस स्टेबल एंड नन ऑफ द एवर. कौन सा होगा? 2He4 का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना? 1:1. 1:1. इसका कितना है? अरे भाई इसका कितना है? लिथियम में कितना? 3 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन. तो कितना भाई? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1:3. अरे बहुत कम है क्या? अरे बहुत कम है ना? तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करोगे? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हीलियम, क्योंकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अपने को देखना है. कितना भाई? 1:1 से लेकर 1.5:1 के बीच में जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल वो होंगे जिनका रेशियो 1:1 होगा. अरे क्लियर है क्या? अब सोचो, इन न्यूक्लियर फिजन विच इज कंजर्व्ड? एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मास ऑफ अ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी एंड मास बोथ टुगेदर. अरे भाई न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, मास ही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है. तो कौन कंजर्व है? कंजर्व नहीं है, कंजर्व है भाई, कंजर्व है. तुम समझे नहीं? अगर मान लो, अच्छा ये बात समझ आ रही है कि भाई एनर्जी आई कहां से? कहां फेल कर जाता है? गधा हो क्या? कौन बोला कंजर्वेशन ऑफ मास फेल कर जाता है? कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? और जो एनर्जी लिबरेट होती है वो तो तो वही वही तो कंजर्वेशन ऑफ मास है. अबे यार, कंजर्वेशन ऑफ मास की पूरी स्टेटमेंट है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट. अगर एक न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, सोचो अगर न्यूक्लियस को तुमको अलग करना हो, न्यूक्लियॉन बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? एक न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग करना हो, अपने आप हो जाएंगे? एनर्जी दोगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उनका मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कैसे बढ़ा? जादू हुआ, तुमने एनर्जी दी, तो तुम्हारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? मास में, जो कि अभी तक हम कर नहीं पाए हैं. अरे बात समझे ना? अभी तक हमेशा अभी तक हम फायदा उठा रहे हैं बस केवल उनके लिबरेशन का, कि वो एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं और वही एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं. अरे क्लियर है ना? तो ये कहानी हो गई. तो एनर्जी एंड मास बोथ आर कंजर्व्ड. Which of the following statement is incorrect for nuclear forces? They are strongest in magnitude. They are charge dependent. न्यूक्लियर फोर्स क्या चार्ज पे डिपेंड करता है? नहीं, वो बस रेंज पे डिपेंड करता है. जब बहुत पास आ जाएंगे, जब उनके बीच का गैप 10⁻⁻8 मीटर से कम हो जाता है, कोई भी दो मॉलिक्यूल ले लो, उनके बीच का गैप अगर 10⁻⁻8 मीटर से कम हो जाएगा, तो वहां पर जो फोर्स रोल में आएगा वो कौन सा फोर्स होगा? न्यूक्लियर फोर्स. अरे क्लियर है? तो दे आर इफेक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट रेंज, सही बात है. दे रिजल्ट फॉर इंटरेक्शन ऑफ एवरी न्यूक्लियॉन विथ नियरेस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन. ठीक. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? गलत कौन सा होगा? बी. हाँ. अब पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द न्यूक्लियर फोर्स? इनकरेक्ट देखे ही नहीं. और पहला स्टेटमेंट में द स्ट्रॉन्गेस्ट इन मैग्नीट्यूड, टिक मारे भरे और आगे बढ़ गए, पढ़े भी नहीं चार ऑप्शन क्या लिखा है. नेता दास, ये देखो, सुनो ध्यान से सुनना. अब थोड़ा थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ेगा. कह रहा द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई क्या है? एक्स एंड वाई, E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली. एक्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है?
E1, Y की कितनी है E2. The two atom of X fuses to give one atom of Y and energy Q is released. Energy Q is released. The value of Q is, the value of Q is, the value of Q is क्या होगा? ए की बी, सी डी तो हो नहीं सकता, ये तो बता दो. ए की बी, बी, क्यों बी बताना है? बी क्यों, ए क्यों नहीं, बी क्यों? ये में यही तो सवाल है कि कोई भी मुझे लॉजिकली बता दे. अभी मैं सब समझाया हूं, एक एक लाइन समझाया हूं, एक एक चीज. बी क्यों, ए क्यों नहीं? हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है. ये बताइए, सुनिएगा ध्यान से. हम कह रहे हैं एक्स और एक्स मिले हैं, मिले हैं ना, तो ये क्या बनाए हैं? y प्लस क्यू. अरे क्लियर है? अगर ऐसे हम सोचे तो इधर कितना है E1, इधर भी कितना है E1, y कितना है E2 ना, y कितना है E2, और ये कितना है Q. तो Q बराबर कितना हो गया? 2E1 माइनस E2 ना. तो A सही होना चाहिए ना, लेकिन सही B है, A गलत है. B क्यों सही है? भाई तुम तो यही समझा रहे हो ना मुझे. B क्यों? बोलो 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 बोलो. देखो क्या कह रहा है. टू एटम X फ्यूजेस टू गिव वन एटम ऑफ Y. दोनों जुड़ के क्या बनाए हैं? वन एटम ऑफ Y. एंड Q इज एनर्जी रिलीज्ड. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझो. X की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? E1. क्या है? E1. जब कभी X फॉर्म हुआ होगा तो एनर्जी क्या बनी होगी? E1. जब कभी Y फॉर्म हुआ होगा तो क्या एनर्जी बनी होगी? E2. बनी होगी ना? अरे बनी होगी ना. अगर दो X मिलके Y बना रहे हैं, दो X मिलके क्या बना रहे हैं? Y. कौन ज्यादा स्टेबल है, X की Y? कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? Y. कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज किया? X. गधा लतखोर हो बे तुम लोग एकदम से, खच्चर कहीं के. जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा एनर्जी देगा ना यार. तो कौन ज्यादा एनर्जी दिया? वाई. वाई ज्यादा एनर्जी दिया ना. नहीं आया. कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर दो एक्स मिल के क्या बना है? एक वाई. तो वाई विल बी मोर स्टेबल. तो ज्यादा एनर्जी कौन दिया? वाई. कम एनर्जी कहां से आई? एक्स से. एक्स से कितनी एनर्जी आई? टोटल टू E1. दोनों एक्स जुड़े हैं ना. और जब वाई बना है तो वाई से एनर्जी कितनी आई है? E2. कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? E2. जो Q एनर्जी है ना वो रिलीज्ड एनर्जी है. Q कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी तुमने दी नहीं है, ये एनर्जी तुम्हें मिली है. अरे क्लियर है? तो जब Q एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी लिखते हैं तो ये पलट जाता है. E2 माइनस टू E1. E2 ज्यादा था कि नहीं ज्यादा था 2E1 से? ज्यादा है. तभी तो स्टेबल हुए ना यार. भैया जोड़ घटाना गुणा भाग मत लगाइएगा प्लीज. क्यू वैल्यू को लिखा जाता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. क्यू इज व्हाट? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी थी? E2. रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है? 2E1. क्योंकि ये एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है. यही हम तब से इतना मेहनत इतना ज्ञान इसी वजह से सुना रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी को ये नहीं समझना है कि जो एनर्जी उसके पास है. यहां जो आप ऐसे लिखेंगे E2 तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी आप इसके पास रख रहे हैं, नहीं है, इसने वो एनर्जी दी है.
समझ आया? कुछ नहीं आया, लतखोर हो बे तुम लोग। तुम सिंपल याद करो, क्यू बराबर क्या? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कौन ज्यादा एनर्जी देगा, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? प्रोडक्ट, तभी तो स्टेबल होगा ना गधा। तो वही जो बची हुई एनर्जी है वही तो क्यू वैल्यू के फॉर्म में तुमको मिल रही है। क्यू वैल्यू कुछ होता नहीं है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यू को हीट मत समझ लेना। देखो होता क्या है, जैसे यूरेनियम टूटा, अभी आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन में कठिन चैप्टर है, समझना पड़ता है इसको। यूरेनियम टूटा तो वो बनाता है बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है ना? साथ में देता है 3 न्यूट्रॉन। साथ में क्या देता है? 3 न्यूट्रॉन। तो स्टेबल हुआ ना, एनर्जी रिलीज हुई होगी ना, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज एटम्स। न्यूट्रॉन्स, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स का नाम सुने हो कभी न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिजन में? फटने की वजह से। तो जब फटा है तो उसके साथ 2 मेटल्स बने हैं, कौन कौन से? बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में क्या बना है? 3 न्यूट्रॉन। उन उन पांचों के पांचों एलिमेंट्स के पास हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज नोन एज क्यू वैल्यू। दैट इज नोन एज क्यू वैल्यू। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये टकराते हैं, और टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी प्रोड्यूस्ड हीट से हम पानी गर्म करने का काम करते हैं। समझे? गर्म पानी को सुपर सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर गिराया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नाम सुने ना, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाँ, रस्टिक नहीं होती उससे, वो बहुत हल्की हो जाती है, उसको हाई प्रेशर तक कंप्रेस किया जा सकता है। ये गेम होता है। जैसे मान लो हम वेट स्टीम ले लिए, नॉर्मल वेट स्टीम ले लिए, पहले तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ज्यादा प्रेशर नहीं जनरेट कर पाओगे। टरबाइन ब्लेड लगी हुई है, इस पे कोई चीज जितना प्रेशर से हिट करेगी, क्या उतना तेज गोल घूमेगा? घूमेगा। तो पहले तो तुम बहुत भारी चीज लिए हो भाई। वेपर जो है वो भारी होता है एज कंपेयर टू, मान लो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो तुमको क्या समझ आता है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो गैस भारी होगी कि हल्की? गैस भारी होगी, हल्की होगी ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ेगा ना, तो उनको ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे ना। अरे क्लैरिटी है ना? तो जब उनको टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर फेंकते हैं, जब बहुत गर्म हो जाती है तो वो ड्राई स्टीम हो जाती है। जब ड्राई स्टीम ब्लेड के ऊपर लगती है तो ब्लेड पर कोई वेपर नहीं बनाती है, तो ब्लेड पे रस्टिंग नहीं होगा, इंपैक्ट भी जो होगा वो कम होगा। मान लो हम तुमको कहे कि एक कागज फेंक के मारो और एक पत्थर फेंक के मारो, तो पत्थर से ज्यादा इंपैक्ट लगेगा ना, क्योंकि भारी है। क्लियर है ना? और वहां हम ब्लेड को घुमाने के लिए फोर्स का काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो जितनी ज्यादा कंप्रेस्ड गैस होगी उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। सारा गेम ही ये, जितना तुम एनर्जी पढ़ते हो ना, ये सब का बस एकमात्र काम है पानी गर्म करने का, क्योंकि उसी गर्म पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। जो जितना एफिशिएंट पानी गर्म कर पाएगा उतनी एफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल पाएगी। अब जब यूरेनियम टूटा तो उसने क्या बना दिए? 2 मेटल्स, बेरियम और क्रिप्टॉन। जब वो गर्म है तब तो वो रेडियो एक्टिव है, नो डाउट। अगर वो इफेक्ट में आ गए, इन्फ्लुएंस में आ गए, तो इतने गर्म है कि तुम्हारे बगल में रख दिए जाएंगे तो तुमको रेडिएट कर देंगे। बात समझे ना? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, आज तक लोग हिरोशिमा नागासाकी में आज भी इतने वैक्सीनेशंस, इतनी चीजों के बाद भी आज भी कुछ ना कुछ 1-2% लोगों में अभी भी डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट के कारण डीएनए चेंज कर देता है भाई। समझ रहे ना? म्यूटेशन कॉज कर देता है, और बस उसका एकमात्र कारण है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? हीट ही तो है। ज्यादा एनर्जी की हीट है, इतनी ज्यादा एनर्जी की हीट है कि वो महसूस तो नहीं हो रही है, लेकिन वो बॉडी में घुस के पार, जहां घुसी वहां के सेल्स डेड। अब बॉडी क्या करेगी? उन सेल्स को रिकवर करने के लिए बॉडी को म्यूटेट कराएगी। म्यूटेट कराएगी तो वही म्यूटेशन आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो अल्टीमेटली जितना तुम पढ़ रहे हो, ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्शन बस इसीलिए पढ़ रहे हो कि तुमको पानी गर्म करना है। बात समझे कि नहीं? कौन कितना एफिशिएंट गर्म कर पाएगा? कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, क्या कोई जादू थोड़ी होता है, वो भी तो पानी ही गर्म कर रहा है। कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स। कभी कोयले किनारे आंच लिए हो? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती, बहुत देर तक वो जलता रहता है, तो ज्यादा अच्छा पानी गर्म होगा। न्यूक्लियर में क्या होगा कि बेरियम और क्रिप्टॉन बनेगा, जब तक वो गर्म है तब तक तो ठीक है, वो नुकसान करेंगे, लेकिन जब उनको आप ठंडा कर दोगे तो मेटल्स हो गए यार। वो कोई नुकसान करने वाले नहीं है, किसी तरह का कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होता। इसी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी को
क्या पोल्यूशन फ्री एनर्जी कहा जाता है। अरे बात समझे। हाँ चलो, तो ये अगर ये कहानी समझ आई तो आगे बताओ। एक सवाल देखो, सेम एज इट इज। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर ई ए एंड ई बी। ये इनके पास एनर्जी है या इन्होंने दी है? एनर्जी इन्होंने रिलीज की है ना, तब अपने आप को स्टेबल बनाया है। जब कभी भी ए का फॉर्मेशन हुआ होगा तो उसने कितनी एनर्जी दी होगी? जब बी का हुआ होगा तो ई बी। 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्यूजेस टू गिव 1 एटम ऑफ एलिमेंट ए। कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल? ए ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ये लोग मिल के ये बने हैं। तो क्या बराबर? 3b बराबर क्या बना है? ए। और साथ में दिस फ्यूजन प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी ई। तो कौन सा आंसर होगा जी? कौन सा होगा? ई बराबर क्या होगा? ई बराबर क्या होगा? ई बी माइनस 3 ई ए। नहीं, 3b मिलके ए बने हैं ना, तो ई ए माइनस 3 ई बी। कौन सा आंसर हो? सी होगा। हाँ, ई ए माइनस 3 ई बी। समझ पाएगी नहीं? यही गणित में भी चलेगा, यही सेम बात गणित में चलेगी। जैसे हमें समस्या तभी होती है जब हम इस एनर्जी को अक्वायर्ड एनर्जी समझ लेते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे हम ये समझते हैं कि ए के पास एनर्जी ई ए है ना, ए जब कभी बना होगा तो उसने कितनी एनर्जी दी होगी? ई ए। बी जब कभी बना होगा तो उसने कितनी एनर्जी दी होगी? ई बी। अरे आ नहीं रहा है यार, आ रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल है, बी की ए? बी के मिलने से ए बना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ए विल बी मोर स्टेबल, तभी ऐसा हुआ है। अरे क्लियर है? हाँ, खत्म बात, यही है। सोच यहां देख, कंसीडर न्यूक्लियर रिएक्शन। कंसीडर न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्स क्या है? 200। ये क्या बना है? ए 100 और बी 90। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एक्स ए एंड बी इज इतना 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 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड? कितनी एनर्जी रिलीज हुई? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा, कई बार तुम जब बहुत एडवांस लेवल की बुक्स उठाओगे तो उसमें जो एनर्जी रिलीज लिखा होता है वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखा होता है, ठीक है ना? और रिएक्टेंट की एनर्जी को भी नेगेटिव में लिखा जाता है और प्रोडक्ट की एनर्जी को भी नेगेटिव में लिखा जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये रिलीज्ड एनर्जी है। बात तो वही हो गई। अरे माइनस ऑफ रिएक्टेंट माइनस माइनस ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बट पता नहीं क्यों अपनी एनसीईआरटी ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती है। एग्जैक्टली यही होना चाहिए था कि जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अगर मैं इसी के आगे नेगेटिव लगा देता अभी कोई चिंता का विषय ही नहीं रह जाता। बात समझ रहे ना? उसी नेगेटिव एनर्जी को हम क्या नाम दिए हैं? बाइंडिंग एनर्जी दिए हैं ना। जब आप जैसे हेलिडेन रेसनिक उठाते हैं या नीलन पार्कर उठाते हैं तो उन सब जगह जहां जहां बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे, हर जगह बाइंडिंग एनर्जी के पहले नेगेटिव साइन लगा रहता है, क्योंकि नेगेटिव साइन ही आपको ये जस्टिफाई कर देगा कि ये एनर्जी उसके पास है नहीं, ये एनर्जी उसने दी है। दैट्स इट। तो सोचो इसके पास कितना एनर्जी था? इसके पास कितना एनर्जी था? 7.4। कि इसने 7.4 रिलीज करी होगी? 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज की होगी। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कि ये दोनों मिलके? ये दोनों मिलके ज्यादा स्टेबल है ना भाई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की होगी। देखो इसका कितना है? 8.2 और इसका कितना है? 8.2। दोनों का 8.2 8.2 है, तो 8 8 8 8 16। अच्छा ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन है। ओ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन की है, एक न्यूक्लियन की है ना। तो क्या करोगे? देखो 110 अपने को क्यू वैल्यू लिखना है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। तो क्यू बराबर क्या लिखोगे? 110 इंटू 8.2 प्लस 90 इंटू 8.2। तो हम क्या कर ले? 110 प्लस 90 इंटू 8.2 लिख लें। 110 110 प्लस 90 इंटू 8.2 और क्या? माइनस 200 इंटू 7.4। 7.4 क्या 200 को कॉमन कर ले यार? अरे 200 को कॉमन कर ले। 8.2 में 7.4 घटाओगे क्या बचेगा जी? 0.8। 0.8 तो कितना आंसर? हाँ कितना? 160। 160 क्लियर है क्या? 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कौन सा हो गया? बी, 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? समझ पाए क्या हुआ?
ये देख, गलत किया ना, मां मुंह फोड़ दे, जान लेना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियाई इज शोन इन फिगर W X Y Z are 4 nuclei indicated on the curve. The process that would release energy, the process that would release energy, कौन एनर्जी रिलीज करेगा? कौन सा वाला? सी वाला? अरे सी वाला, सोच लो। W बराबर एक्स प्लस जेड, ये संभव है? अबे ये टूटेगा ना, इसकी चाहत क्या है? यहां जाने की, यहां रहने की ना। तो इस रीजन में क्या रहा है, W टूट के क्या बनाएगा, 2I। अरे क्लियर है ना? तो एनर्जी रिलीज करेगा ना। यहां जब W का फॉर्मेशन हुआ होगा तो एनर्जी जो रिलीज हुई होगी वो कम थी, और जब 2I का फॉर्मेशन हुआ तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो ज्यादा थी। अरे क्लियर, तभी तो ज्यादा स्टेबल हुआ ना। चलो गनीमत सीख गए। AIPMT 2006, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन and that of helium is इतना, if two neutrons are fused to form 2He4 then the energy released is, एनर्जी रिलीज क्या 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक ड्यूट्रॉन का। दो ड्यूट्रॉन जुड़ेंगे तो 28 में से मैं घटा 23.6, 4.4 घटा दो। अरे नहीं आया, नहीं आया, आया देख, 1H2 प्लस 1H2 जब जुड़े हैं तो क्या बना है, 2He4। यही तो कह रहा है। अब भाई दो ड्यूट्रॉन्स जुड़ेंगे तभी तो बनेगा। इसका एनर्जी कितना है, 2.2, इसका भी कितना है 2.2, इसका कितना है 28। बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। देख क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, नॉट पर न्यूक्लियन। अगर पर न्यूक्लियन होता तो क्या इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, और इसमें 4 से, तो प्लस। तो अब यहां से देखिए ज्यादा है ना और ये कम है ना, तो Q बराबर कितना, 28 माइनस 4.4 दैट इज 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, किसकी, अच्छा किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कि रिएक्टेंट की? किसके पास ज्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास कि रिएक्टेंट के पास? ज्यादा एनर्जी किसके पास है, तभी तो वो अनस्टेबल है ना। प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है। कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज किया, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। समझ गए? हाँ नेता, पल्ले पड़ा, यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। ये देखो, द सम ऑफ 3Li7 न्यूक्लियस इज 0.042 U, लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स। समझ रहे हो ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा एम। 3Li7 न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस का जो मास था वो कम है किससे, न्यूक्लियॉन्स के मास से इतना। मतलब ये है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। अब अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे भाई तो मैं क्या बताऊं यार, पढ़ो देखो क्या कह रहा है। The mass of 3Li7 nucleus is 0.042 U less than, इसका मास नहीं है ये। अब इसका मास तुम खुद सोचो ना, 7 AMU होगा ना यार, तो इतना कम है ना, किससे, किसके मास से, न्यूक्लियॉन्स के मास से। सब हम अकेले सीख रहे हैं। तो क्या एनर्जी लिख सकते हो, एनर्जी बराबर क्या लिखोगे भाई, ई बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा एम इंटू, बताओ बताओ नेता बताओ, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5, ज्यादा पढ़ा दिए, 931.5 मल्टीप्लाई कर लो जो आ जाए वो आंसर। ये बनाओ, AIPMT मेंस 2010, ये जेई में भी पूछा गया था 2013 में या 2014 में, सेम सवाल बिना डेटा चेंज किए हुए। The binding energy per nucleon in deuterium helium nuclei are 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt respectively. When two deuterium nuclei fuses to form a helium nucleus, the energy released during the fusion is, क्या भाई, क्या भाई 23.6। लेकिन देख अंतर कर दिया कि नहीं सवाल में, कर दिया ना। यहां क्या दे दिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
कितने न्यूक्लियॉन्स है ड्यूट्रॉन में? 2, तो क्या 2.2 हो जाएगा? अरे क्लियर है? हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 4, तो 7 चौको 28। अरे यार 28 में से 4.4 घटाएगा तो 23.6 ही तो मिलेगा। मैं सॉल्व करूं क्या? जागोगे है नहीं। ये देख, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ 2He4 इज इतना। मास डिफेक्ट निकाल सकते हो? ये बनाओ, नीट 2021। हाँ ऑब्वियसली, और क्या। A nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of mass 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nucleus is 7.6 mega electron volt, while that of fragmented nucleus is 8.5 mega electron volt. The total gain in binding energy in the process is? टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी है ऑब्वियसली, तभी तो बंधेंगे। तो वो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस ने रिलीज की है? रिलीज की है। तो किसकी एनर्जी ज्यादा, किसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, रिएक्टेंट ने कि प्रोडक्ट ने? कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज किया दादा? प्रोडक्ट। खच्चर कहीं के। तो क्यू वैल्यू क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? हम रिलीज एनर्जी की बात कर रहे हैं, बात समझे ना? तो बनाओ। मास डिफेक्ट वाला सवाल नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में कि दे दिया यू, दे दिया 0.008753 और फिर कहा कि उसको सब्ट्रैक्ट करो। इतना टफ कैलकुलेशन नहीं आएगा। डेसिमल के 4 डिजिट 5 डिजिट कैलकुलेट करवा रहे हैं, यही आएगा जो आएगा। कितना हो? 216? 216 पक्का? अबे 8.5 में से 7.6 माइनस करो, कितना आ रहा है? 0.9। 0.9 को 240 से मल्टीप्लाई करो, 216। पता नहीं क्या फॉर्मूला ही लिख के वैल्यू रख के आंसर करेंगे, गधा। ये सोच, सुन यहां देख, यहां कितना न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 240। यहां भी कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 240। 120 120 में ही तो टूटा है ना। तो जब यहां वाले न्यूक्लियॉन जब साथ में थे तो एनर्जी कितना था? 7.6। जब अलग अलग होके दो अलग अलग हो गए तो पर न्यूक्लियॉन कितना आ गया? 8.5। तो 8.5 में से 7.6 घटा 0.9, क्या भाई? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है, ऐसे ये तुमको एनर्जी अगर तुम ध्यान से देखोगे जूल में ना, तो ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी एनर्जी है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से या एक न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो अपनी मास का 20-30,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे बात समझ रहे हो? ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। इतनी ज्यादा एनर्जी है कि 15-20,000 30,000 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के एनर्जी लिबरेट कर दी जाए, एनर्जी का चैनल क्रिएट हो जाएगा जहां समय रुक जाएगा। इतनी एनर्जी है ये, बात समझ रहे हो? तो वैसे तो डेटा तो बहुत छोटा दिखता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी खोलोगे तो 10 to the power -19 जूल के टर्म में जाएगा ना भाई। और यहाँ 10 to the power 6, 19 में से 6 जाएगा तो कितना? 13 ना, -13 ना। -13 एनर्जी बहुत कम है। -13 जूल, 10 to the power -13 जूल की एनर्जी बहुत कम है। लेकिन वो एनर्जी तुम दे भी किसको रहे हो ये भी तो देखो, जिसका खुद का मास 10 to the power -27 kg है। देख रहे हो गैप? देख रहे हो मास और एनर्जी के बीच का? क्लियर है? ये कितनी, ये कितना? 10 to the power -13। फील करो मास प्रोटॉन का कितना है? 10 to the power -27। 27 और 13, 10 to the power 13 का गैप है। अपने मास से 10 to the power 13 टाइम्स ज्यादा एनर्जी एसोसिएट कर रहा है। अरे बात समझ रहे हो ना? और बहुत बड़ी एनर्जी है उसके लिए, छोटी एनर्जी मत समझना। इसी वजह से हम जितने मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते चले जाते हैं, हमको एनर्जी ज्यादा मिलती चली जाती है। अरे बात समझ रहे हो ना? किसी की औकात है, कोई मैकेनिकल बॉडी हो इतना एनर्जी जनरेट करके दिखा दे अपने मास के हिसाब से? कभी कर ही नहीं सकती। इन द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट चली जाएगी, मास बढ़ के इनफाइनाइट की तरफ भाग जाएगा। तो ये सब चीजें जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे, तो तुमको थोड़ा डीप डिगिंग समझ आएगा। ये समझ आया तुमने हमने क्या किया?
भाई जब 120 120 के दो पेयर हो गए तो क्या उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की? पर न्यूक्लियन कितना कर रहे हैं? 8.5। और जब कभी ये फॉर्म हुए होंगे तो उन्होंने पर न्यूक्लियन कितना किया होगा? 7.6। क्या इन्होंने ज्यादा किया है? तो दे विल बी मोर स्टेबल। कितना ज्यादा किया है? 0.9। 0 पॉइंट कितने लोगों ने मिलके? 120 ने कि 240 ने? 120 120 के दो पेयर बने हैं ना, तो टोटल 240 ही तो हुए। तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, 216। अरे नहीं आया। हरदम पेन चलाओगे क्या? नहीं तो तुम्हें मन कर रहा हो तो लिखो, सर 240 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 8.5 माइनस 240 मल्टीप्लाइड बाई 7.6, और फिर उसको माइनस करना और फिर आंसर कैलकुलेट करके निकालना। बोले भारत माता की। इसके बाद इसमें थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ, अपना न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, और बेसिक अल्फा बीटा गामा डीके। मतलब कल हाफ टाइम तक जाते जाते 15-20 मिनट का टॉपिक है, 20 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? कल स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस।